चलो भाई देखेंगे विटामिन से संबंधित प्रश्न है। ये बहुत से बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत से बार यानी हर बार पूछा ही जाता है इसमें क्वेश्चन। ओके, इसमें से एक आएगा माने आएगा, बराबर है। पहला क्वेश्चन देखो, विटामिन की खोज किसने की थी भाई? पंक ने। किसने की थी? पंक ने। पंक ने की थी। किसने की थी? पंक ने। उसके बाद विटामिन ए, विटामिन बी की खोज किसने की थी भाई? मैगुलाम। कौन किसने की थी? मैगुलाम ने की थी। उसके बाद विटामिन सी की खोज किसने की थी भाई? वॉलकॉट। किसने? वॉलकॉट इसने की थी। उसके आगे विटामिन डी की खोज किसने की थी? होपकिंस ने की थी। आगे का क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिनों की कुल संख्या कितनी होती है? 20। मानव शरीर में विटामिनों की संख्या 20। आपके याद रहने के लिए दो बार लेंगे, बराबर है। आगे, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए और सी। विटामिन ए और सी ये दोनों निकल जाते हैं। किस वजह से? सब्जियों को काटने के बाद धोने से। काटने से पहले धोया तो जाएगा नहीं, लेकिन काटने के बाद अगर धोया तो कौन सा जाएगा? ए और सी। उसके बाद कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन बी जो है घाव भरने में सहायता करता है। देखो आगे देखो, आंवला में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। कौन सा विटामिन? आगे देखो, उसके पिछले देखो, कौन सा विटामिन घाव भरने में काम आता है? विटामिन बी। विटामिन कौन सा? बी। और आंवले में सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है? सी। विटामिन सी। खट्टे फल जो रहते हैं सब में कौन सा विटामिन होता है? सी। सी विटामिन होता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई? विटामिन सी। उसमें भी कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। खाना बनाते समय किस विटामिन के अत्यधिक नष्ट होने की संभावना रहती है? विटामिन सी। विटामिन सी की नष्ट होने की अत्यधिक संभावना रहती है। जितना अनाज उबालेंगे उतना विटामिन सी कम होने की संभावना रहती है। वह कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर निकल जाता है? कौन सा है? कौन सा है? विटामिन सी। पहले बोला था आपको कि एकादा अनाज आप ज्यादा उबालोगे तो उसमें से क्या चला जाता है? विटामिन सी चला जाता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है भाई? विटामिन डी। विटामिन डी चमड़ी के नीचे तैयार होता है विटामिन डी। अगर सुबह के सूरज के धूप में आप बैठेंगे तो चमड़ी के नीचे कौन सा तैयार होता है? विटामिन डी तैयार होता है। आगे का क्वेश्चन, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई? विटामिन सी। विटामिन सी। और आंवले में भी कौन सा? विटामिन सी। आगे, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए और सी। कौन सा विटामिन? ए पाया जाता है। पपीता में कौन सा विटामिन? ए पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से भाई? विटामिन ई और सी। याद रखना है हमेशा, जल में घुलनशील कौन से विटामिन है तो कौन से वो? बी और सी। बी और सी। आगे देखो, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ए, डी, ई, ए। बी और सी छोड़ के पानी में घुलनशील दो ही है, दोनों में से एक भी याद रखा तो भी आपका आंसर एग्जाम में आ जाएगा। पानी में घुलनशील कौन से? बी और सी। बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन से? ए, डी, ई, के। ये चार है। उसके बाद कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है भाई? विटामिन B12 में। B12 में कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। आगे देखो, विटामिन दिया है, उसका नाम दिया है और कमी से कौन सा रोग होता है वो दिया है। ये बहुत से बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। और आगे दिया है उसका स्रोत कौन सा है, कहां से मिलेगा वो विटामिन, बराबर। अब देखेंगे पहला विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और उसके कमी से कौन से रोग होता है? रातौंधी। ए की कमी से कौन सा? रातौंधी। और उसका स्रोत कौन सा है भाई? हरी सब्जी और दूध। हरी सब्जी और दूध, ये दोनों में से क्या मिलता है भाई? विटामिन ए मिलता है। अब देखेंगे विटामिन बी के बारे में। बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। बी का रासायनिक नाम क्या? थायमिन। और बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा? बेरी। ए के कमी से? रातौंधी। बी के कमी से? बेरी। और बी जो विटामिन है कहां से मिलता है? अंडा, दूध, मूंगफली, तीनों में से मिलता है। ओके, अब विटामिन B2 देखेंगे। B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम है। और उसके कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना। और इसका स्रोत क्या है?
आगे क्या देखेंगे भाई, B2 के बाद B3, B2 के बाद क्या है B3, इसका रासायनिक नाम क्या है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से कौन सा रोग होता है इसके, बालों का सफेद होना। बहुत से लोगों के जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं और उसका स्रोत कौन सा है, मूंगफली और गन्ना। मूंगफली और गन्ना। आगे देखेंगे B6, B3 के बाद कौन सा है B6, इसका रासायनिक नाम क्या है पायरिडीऑक्सिन। और इसका कमी से कौन सा होता है एनीमिया। कौन सा होता है एनीमिया। किससे मिलते हैं इसके स्रोत कौन से मांस और अनाज। मांस और अनाज। आगे का B7 कौन सा है B7 रासायनिक नाम क्या है इसका बायोटीन। इसे क्या कहा जाता है बायोटीन। और बायोटीन के कमी से कौन सा, बायोटीन ये जो है इसके कमी से कौन सा लकवा शरीर में दर्द होता है। लकवा शरीर में दर्द। और आगे देखो ये इसमें किससे मिलते हैं, देखो मांस, अंडा और दूध। मांस, अंडा और दूध। अब आएगा विटामिन सी। विटामिन कौन सा सी। विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है उसका एस्कॉर्बिक अम्ल। और उसके कमी से कौन सा होता है स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। याद रखना भाई, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपको ये विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इतने पांचों के पांचों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मुझे आप बताइए ये के कमी से कौन सा होता है भाई धातु। बी के कमी से कौन सा सी के कमी से कौन सा मसूड़ों का फूलना। डी के कमी से कौन सा ई के कमी से जनन शक्ति का कम होना। वांछपन कहते हैं उसे, बराबर। और के कमी से कौन सा होता है रक्त का थक्का न बनना। ओके, इस तरह से ज्यादा से ज्यादा बार पूछा जाएगा। आप कहां पर थे, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। और उससे कमी से कौन सा रोग होता है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। इसका स्रोत कौन सा है नींबू, संतरा और मिर्च। नींबू, संतरा और मिर्च। देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भाई कैल्सीफेरॉल। और इसके कमी से कौन सा होता है विटामिन डी के कमी से कौन सा और इसका स्रोत जो है कौन से सूर्य का प्रकाश। उसके बाद विटामिन ई को क्या कहते हैं भाई, रासायनिक नाम क्या है टोकोफेरॉल। और इसके कमी से कौन सा जनन शक्ति का कम होना, नहीं तो बांझपन कहते हैं उसे। और इसका स्रोत कौन सा है मक्खन, हरी सब्जियां। मक्खन और हरी सब्जियां। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है भाई फ्लुओक्विनोन। इसके कमी से कौन सा होता है रक्त का थक्का न बनना। इसके स्रोत कौन से टमाटर, हरी सब्जियां। टमाटर और हरी सब्जियां। आगे देखेंगे भाई देखो, अब प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई अमीनो अम्ल। प्रोटीन में किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये सब दिया है यहाँ पे, वो आपको पढ़ना है, याद करना अच्छे से। प्रोटीन में कौन सा अम्ल भाई अमीनो अम्ल। सिरके और अचार में कौन सा अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। सिरके और अचार में एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। उसके बाद इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है इमली और अंगूर में टार्टारिक। कौन सा टार्टारिक अम्ल। ये बहुत से बार पूछा गया अभी तक ये क्वेश्चन। इमली में कौन सा अम्ल होता है कौन सा टार्टारिक अम्ल। नींबू में कौन सा होता है सिट्रिक अम्ल होता है। और उसके बाद सिरके में कौन सा होता है एसिटिक अम्ल। और प्रोटीन में कौन सा होता है अमीनो अम्ल। उसके बाद टमाटर में भी बहुत बार पूछा गया है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है कौन सा एक्सोलिक अम्ल। कौन सा एक्सोलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल एक्सोलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल लैक्टिक अम्ल। कौन सा लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा लैक्टिक अम्ल। आगे सेब में कौन सा अम्ल होता है कौन सा मैलिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा मैलिक अम्ल। पेशाब या मूत्र में कौन सा अम्ल होता है यूरिक अम्ल। इसे यूरिक एसिड भी कहते हैं यूरिक अम्ल। ओके, आगे चिट्टी डंक में कौन सा अम्ल होता है मेथेनाइट अम्ल। कौन सा होता है मेथेनाइट अम्ल। याद रखना ये सब पूछा जाएगा, बहुत से बार पूछा गया। खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है HCl अम्ल। कौन सा HCl। खाना पचाने में कौन सा HCl। आगे देखेंगे सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है नाइट्रिक
नाइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। आगे सतहों से मेल और चिकनाई दूर करने वाला पदार्थ कहा जाता है क्या? डिटर्जेंट को। किसे कहा जाता है? डिटर्जेंट को। डिटर्जेंट किस काम में लाया जाता है? सतहों से मेल और चिकनाई दूर करने वाला पदार्थ क्या कहा जाता है? डिटर्जेंट को। कपड़े से जंग धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एक्जोलिक अम्ल। कपड़े से जंग और धब्बे हटाने के लिए कौन सा? एक्जोलिक अम्ल। मिट्टी के कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिट्टी में हार्पिक अम्ल। कौन सा? हार्पिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे भाई, दवा बनाने के काम में कौन सा अम्ल यूज करते हैं भाई? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्लों को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से बार अभी तक पूछा गया सब परीक्षा में। अग्निवीर होने दो या कौन सी नर्सिंग असिस्टेंट, कौन सी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सब क्वेश्चन, सब एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन बहुत से बार पूछा गया अभी तक। आगे का देखेंगे, कौन सा रासायनिक अम्लों का सम्राट किसे कहा जाता है? अम्लों को कहा जाता है। आगे ऑटोमोबाइल बैटरी और गाड़ी की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? H2SO4। ऑटोमोबाइल बैटरी, गाड़ी के बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। चूना और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साबुन और पेट्रोल को साफ करने के लिए, पेट्रोलियम को साफ करने के लिए किस भस्म का प्रयोग किया जाता है भाई? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे का देखेंगे, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे अम्लराज क्या होता है? HCl और HNO3 को क्या कहा जाता है? अम्लराज। इन दोनों का मिश्रण जो होता है 1:3, ये मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज। सोने को गलाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है भाई? अम्लराज। अम्लराज का प्रयोग किया जाता है, जो अभी देखा आपने, कौन सा? HCl और HNO3 1:3 में होता है। आंखों को साफ करने के लिए कौन सा अम्ल लाया जाता है भाई? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से क्या साफ किया जाता है? आंखें साफ की जाती है। चिट्टी मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है भाई? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। आगे सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस का निर्माण करते भाई? नाइट्रोजन। कौन सी गैस का? नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का, लिटमस कागज जो रहता है उसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए। आगे का, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है? अम्ल। याद रखना अच्छी तरह से, नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन करता है? अम्ल। और लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन है भाई? भस्म। याद रखना, दोनों अलग अलग है। ओके, अगर नीले लिटमस को लाल कर दिया कौन आएगा? अम्ल। अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया कौन आएगा? भस्म। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है भाई? 7 से कम क्या होता है? पीएच मान। क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है भाई? 7 से अधिक। और उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? 7। ना इधर ना उधर, ये उदासीन रहता है। ओके, अम्ल क्षार के मिलने से क्या बनता है भाई? नमक। अम्ल और क्षार के बनने से क्या बनता है? नमक। अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? नमक। आगे एस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? आइसक्रीम तथा मिठाइयों में। आइसक्रीम तथा मिठाइयों में। आगे प्रमुख बीमारियां देखेंगे। ओके, माइग्रेन बीमारी का संबंध किससे भाई? किससे? माइग्रेन बीमारी किससे संबंधित? ल्यूकेमिया बीमारी का संबंध किससे भाई? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ये जो आपने नोट्स निकाली यहाँ पे हमने, इसके बाद एक भी क्वेश्चन कौन सा केंद्र की कौन सी भी एग्जाम होने दो, इसके बाद एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, इसको खाली देखना है। ओके, पूरे के पूरे रटवा लेना है। ल्यूकेमिया बीमारी का संबंध किससे भाई? ब्लड कैंसर का। एक्जिमा बीमारी का संबंध किससे? त्वचा। एक्जिमा बीमारी का संबंध त्वचा से। उसके बाद
एलिसा टेस्ट का संबंध किससे भाई? एड्स के संबंधित कौन सी टेस्ट है? एलिसा। ट्रोकोमा बीमारी का संबंध किससे भाई? ट्रोकोमा बीमारी किससे संबंधित है? आंख या गुर्दे? आंख या गुर्दे। चूहों को काटने से कौन सा रोग होता है भाई? चूहे के काटने से कौन सा? आगे, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड याद रखना। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का अक्षीय अर्थ क्या होता है? जल का भय। जल का भय। अगर आदमी को हाइड्रोफोबिया होगा तो उसे जल से बहुत क्या लगता है? भय लगता है। आगे, पीलिया और क्या है वो? हेपेटाइटिस। पीलिया और हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई? पीलिया और हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गलगोट बीमारी किसके कमी के कारण होती है? गलगोट आपको मालूम होगा ना? गलगोट बीमारी किसके कारण होती है भाई? आयोडीन की कमी से। किससे कमी से? आयोडीन। गाठिया बीमारी के रोग किस चीज से लेने को कहा जाता है? चर्बी। गाठिया बीमारी रोग को कौन सी चीज नहीं लेने का कहा जाता है भाई? चर्बी। चर्बी नहीं लेना चाहते। आगे, शरीर का कौन सा अंग सांस का ऑक्सीकरण करता है? फेफड़े। कौन करता है? फेफड़े। शरीर का कौन सा अंग सांस का ऑक्सीकरण करता है? फेफड़े। हमारे शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है हमको? विल्सन रोग। तांबे की अगर मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग? विल्सन रोग। शरीर में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयरन के कमी से कौन सा? एनीमिया। आगे, किसके अधिक बढ़ने में हृदय रोग को खतरा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। क्वाशियोकर रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? क्वाशियोकर रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? प्रोटीन। अपचय, आगे देखो, अपच के उपचार के लिए औषधि का उपयोग होता है। कौन सा? एंटीसिड। कौन सा? एंटीसिड। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। किसके कमी से? इंसुलिन के कमी से। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है? आग्नाशय में। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया होगा अभी तक एग्जाम में कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है? आग्नाशय। और मधुमेह रोग की किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। ये दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे का, मोटापा किस कारण होता है? वसा के कारण क्या होता है? मोटापा। मधुमेह रोगी के मूत्र में क्या होता है भाई? शर्करा। क्या होता है? शर्करा। हीमोफीलिया रोग है वंशानुगत। वंशानुगत यानी पिछले वंश से अगले वंश में जाना। कौन सा? हीमोफीलिया। आगे का, खुरपका रोग किसमें होता है भाई? मवेशी, भेड़ और सुअर। इनको कौन सा होता है? खुरपका रोग होता है। आगे, जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किससे उत्पन्न होता है? वायरस। उसे क्या कहते हैं? वायरस। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके उत्पन्न होता है? वायरस। वायु द्वारा होने वाले रोग कौन से वो देखेंगे। पहला कौन सा है? खांसी। वायु द्वारा होने वाला पहला कौन सा? खांसी। दूसरा जुकाम। तीसरा निमोनिया। चौथा कौन सा है? क्षय रोग। ये चारों भी किसके द्वारा होते हैं? वायु के द्वारा। यानी कि वायु में जो कुछ इसके जंतु रहते हैं उसके द्वारा ये रोग होते हैं। आगे का, जल द्वारा होने वाला रोग हैजा और कौन सा है? पेशिश। हैजा और पेशिश किसके द्वारा होते हैं? जल द्वारा। इनका प्रसार किसके द्वारा होता है? जल द्वारा। आगे, लैंगिक संपर्क द्वारा होने वाले रोग कौन सा है? क्लोनेरिया और सिफिलिस ये रोग होते हैं। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य घटक कौन सा होता है? संचरणीय रोगों का सबसे बड़ा कौन सा होता है मुख्य घटक? घरेलू मक्खी। आगे, असंचरणीय रोग कौन से भाई? कैंसर, डायबिटीज और एनीमिया। ये सब क्या है? असंचरणीय रोग। ये इससे दूसरे को होते नहीं। कैंसर एक से दूसरे को होता है क्या? नहीं। डायबिटीज एक से दूसरे को होता है क्या? अनुवंश से होता है, लेकिन एक से दूसरे से
अगर मैंने यहाँ खास दिया तो दूसरे को डायबिटीज हो जाएगा क्या? नहीं। आगे देखेंगे प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले मानव को रोग कौन से वो देखेंगे। रोग, परजीवी का नाम, प्रभावित अंग और रोग के लक्षण। पायरिया का कौन सा परजीवी का नाम क्या है भाई? एंटामीबा जिंजिविलिस। एंटामीबा जिंजिविलिस। प्रभावित अंग कौन सा होता है? पायरिया होने के बाद दांत की जड़ें और मसूड़े क्या होते हैं? फूल जाती है। और लोग के लक्षण क्या है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है। लोग के लक्षण क्या है? मसूड़ों में सूजन। आगे दस्त या अतिसार क्या होता है? परजीवी का नाम क्या है उसका? ट्राइकोमोवास। और प्रभावित अंग कौन सा है? बढ़िया। कौन सा? बढ़िया। और क्या होता है? रोग के लक्षण क्या क्या है? बढ़िया हाथ में सूजन और दर्द होता है। बढ़िया हाथ में सूजन और दर्द। आगे मलेरिया, रोनाल्ड रॉस कहते हैं उसे। मलेरिया को क्या कहते हैं? रोनाल्ड रॉस। परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम मच्छर। आरबीसी। प्रभावित अंग कौन सा है भाई? यकृत। और रोग के लक्षण क्या होते हैं? ठंड से साथ बुखार, सिर दर्द और कमर दर्द होता है। इतने सारे आपने देखे। जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग मानव में कौन से होते हैं वो देखेंगे। बीमारी कौन सी? हैजा। कौन सी है? हैजा। जीवाणु, जल और भोजन। प्रभावित अंग कौन सा होता है? आहार। और रोग के लक्षण क्या है? दस्त और उल्टी। क्या है? दस्त और उल्टी। और जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कॉलरी। आगे का है टाइफाइड। आपको सबको मालूम होगा टाइफाइड जीवाणु जल में। और प्रभावित अंग कौन सा है? हाथ को क्या हो जाता है? सूजन हो जाती है। आगे रोग के लक्षण क्या क्या है? तेज बुखार आ जाता है। टाइफाइड के कारण क्या होता है? तेज बुखार। और जीवाणु का नाम क्या है उसका? साल्मोनेला टाइफाइड। आगे का क्षय रोग आया ध्यान में। क्षय रोग किसके प्रभावित करते हैं? फेफड़े। किसको? फेफड़े को। रोग के लक्षण क्या है? खांसी, सांस फूलना, बलगम आना। बलगम यानी मालूम है ना आपको? बलगम आना और नाक से खून बहना। और इसका जीवाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आया ध्यान में। आगे का निमोनिया। समझ में आ रहा भाई? पक्का या अच्छी तरह से देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। आगे का कौन सा है भाई? निमोनिया कौन से अंगों को प्रभावित करता है? कौन से अंगों को? फेफड़े को प्रभावित करता है। और उसके क्या क्या होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है। और उसका जीवाणु कौन सा है? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। काली खांसी बहुत बार सुना होगा आपने। काली खांसी किसको प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र। किसको प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र। और लगातार खांसी चलती रहती है इससे। इसके लक्षण क्या है? लगातार खांसी चलना। और उसके जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलिस पेट्रोलिस। आगे डिप्थीरिया। इसमें क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली। और इसके लक्षण क्या है? सांस लेने में क्या होती है? पीड़ा होती है। सांस लेने में क्या? पीड़ा। इसका जीवाणु का नाम क्या है? डिप्थेरी। आगे का देखो सिफिलिस। जनन अंग प्रभावित किसको करता है? जनन अंग को। और मस्तिष्क तांत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और तांत्रिका तंत्र इन तीनों को प्रभावित करता है। जनन अंग को, मस्तिष्क को और तांत्रिका तंत्र को। इससे क्या लक्षण क्या है इसके? त्वचा पर दाने, बालों का झड़ना। और इसके जीवाणु का नाम क्या है? ट्रायोनोमोवेलिडम। आगे का रोग देखिए टिटेनियस का कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तांत्रिका तंत्र। और कौन सा? मांसपेशियां। इसके लक्षण क्या है? बेहोशी, जबड़ा न फूलना, शरीर में झटके लगना। और इसके जीवाणु का नाम क्या है भाइयों? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। आगे का है विडाल परीक्षण द्वारा किसका पता लगाया जाता है भाई? टाइफाइड का। विडाल परीक्षण द्वारा किसका पता? टाइफाइड का। विडाल परीक्षण द्वारा किसका पता? टाइफाइड का। किसका पता? टाइफाइड का। आगे विषाणु वायरस द्वारा होने वाले बीमारी या कौन सी वो दिखना है आपको। बराबर। विषाणु चेचक के द्वारा बीमारी का नाम है। प्रभावित अंग कौन सा? पूरा शरीर, विशेषकर चेहरा और हाथ पर। कहाँ प्रभावित होता है? चेहरा और हाथ पर।
ट्रेकोमा किसको प्रभावित करता है? आंख को। इसके लक्षण क्या है भाई? आंखों में जलन, सूजन, पानी बहना, ये सब इसके क्या है? लक्षण। पीलिया या इसे क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? यकृत को। किसे प्रभावित करता है? यकृत। और इसके क्या लक्षण क्या है भाई? पेशाब पीला और शरीर पीला पड़ जाता है। पेशाब भी पीला होता है और शरीर भी पीला हो जाता है। इसमें आगे रेबीज या हाइड्रोफोबिया, तांत्रिका तंत्र किसे प्रभावित करता है? वो तांत्रिका तंत्र। रेबीज या हाइड्रोफोबिया कहते हैं उसे, वो किसे प्रभावित करता है? तांत्रिका तंत्र। और उसके लक्षण क्या है? होशी, बेचैनी, पागल होना, जीभ बाहर आना, इतने सारे डेंजर लक्षण उसके, बराबर। आगे हर्पीज रोग का नाम क्या है? हर्पीज किसे प्रभावित करता है? त्वचा को। किसे प्रभावित करता है? त्वचा। और लक्षण क्या है? त्वचा में सूजन, फोड़ों में जलन और तेज भूखा। इसका कारण नहीं, वो आगे का है। छोटी माता माने क्या? चिकन पॉक्स। क्या कहते हैं उसे? चिकन पॉक्स। आपने अभी एक 6-5 महीने के पहले सुना होगा, भारत में वो चिकन पॉक्स के आया था, बराबर है। चिकन पॉक्स माने क्या? पूरा शरीर प्रभावित क्या होता है? इससे पूरा शरीर होता है। और इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार। क्या लक्षण है? तेज बुखार। आगे एड्स प्रभावित क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र या संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इससे क्या होता है? प्रतिरक्षा, यानी आपको पहले बोला था, एड्स होने के बाद जो अपनी रक्षा करने वाली पेशियां होती है उन्हें क्या करता है? ये मार देता है। और प्रतिरक्षा तंत्र का संपूर्ण शरीर को ये अटैक कर देता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? कमजोरी, प्रतिरोध शक्ति की समाप्ति, WBC का क्षय। ये अटैक किस पे करता है सबसे ज्यादा? WBC। इनको क्या करते हैं? अपने शरीर में लड़ने वाली पेशियां। आगे का है खसरा। खसरा का संपूर्ण शरीर प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर। और ज्वर लक्षण क्या है? ज्वर, पीड़ा, आंख, नाक से द्रव का बहना। आगे फ्लू इन्फ्लुएंजा किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र। लक्षण क्या है इसके? सिर दर्द, जुकाम, शरीर में पीड़ा और ज्वर। आगे का है भाई? पोलियो किससे प्रभावित करता है? तांत्रिका तंत्र। और इसके लक्षण क्या क्या है? पेशियों के संकुचन में अवरोध तथा हाथ में लकवा। अब आगे देखिए, मानव शरीर के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है? मनुष्य को वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? होमो सेपियंस। मनुष्य को वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। आगे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कौन सा अंग है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? यकृत। आगे मानव मस्तिष्क में बुद्धि के केंद्र को क्या कहते हैं भाई? सेरेब्रम। मानव शरीर मस्तिष्क में बुद्धि के केंद्र को क्या कहते हैं? सेरेब्रम। क्या कहते हैं उसे? सेरेब्रम। काली मौत किसे कहा जाता है? काली मौत किसे कहा जाता है? काली मौत किसे कहते हैं? आगे देखेंगे भाई। बिना शल्य चिकित्सा पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है भाई? किसके द्वारा? लेसर। म्हणजेच काय? दूरबीन डाल के क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लेसर द्वारा। मानव शरीर में अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है भाई? ऑक्सीजन। मानव शरीर में अधिक तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है भाई? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, नहीं तो 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से एक होता है, बराबर। आगे शरीर के अंदरूनी अंगों को जांच करने वाला यंत्र कौन सा है भाई? एंडोस्कोप कहते हैं उसे। अंदर के जो जांच रहती है उसे क्या कहते हैं? एंडोस्कोप। मस्तिष्क का कुल भार कितना होता है भाई? 1400 ग्राम। यहाँ पे अगर 1400 ग्राम दिया भी तो जनरली कितना होता है? 1300 या 1400 के बीच में, 1300 और 1400 के बीच में। कभी कभी आपको 1300 आएगा, 1700 आएगा, 1900 आएगा, 2300 आएगा। तो क्या आंसर लिखना है उसका? 1300 लिखना है। दोनों के बीच होता है 1300 और 1400, 1300 और 1400 के बीच। आगे मानव त्वचा का रंग किससे बनता है भाई? मेलानिन। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन। मानव के बाल
बने होते हैं भाई? प्रोटीन और डीएनए। प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। मानव के बाल किससे बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए। प्रोटीन और डीएनए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण लाए जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम द्वारा। क्रोमोसोम द्वारा एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में लाए जाते हैं, बराबर। आगे, मानव शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी भाई? महाधमनी। महाधमनी को सबसे बड़ी धमनी कहा जाता है। आगे देखेंगे भाई, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है भाई? धमनी से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। कहाँ से नापा जाता है? धमनी से। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी भाई? आर्टा। कौन सी है? आर्टा। ये आर्टा। आगे, मानव शरीर का औसतन वजन कितना होना चाहिए? 70 किलो। औसतन यानी सरासरी वजन कितना होना चाहिए? 70 किलो। आगे, जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में जन्म के बाद मानव के शरीर में किस ऊतक का कोई विभाजन नहीं होता? कौन सा है वो? तंत्रिका तंत्र। पेसमेकर शब्द जिसका संबंध हृदय से है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है भाई? दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी दिल के धड़कन को चालू रखना, इसका कार्य होता है। आगे, किसके अनुपस्थिति में भोजन का पाचन नहीं हो सकता? एंजाइम अगर नहीं होगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है भाई? एंजाइम की। किसकी होती है? एंजाइम की। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। आगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भाई? टाइलिन। टाइलिन पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन पाया जाता है। आगे, लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। आगे, मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है भाई? आमाशय। आमाशय से। सबने बोलना है भाई, मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? आमाशय। कहाँ से होता है? आमाशय। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? अभी तक ये क्वेश्चन 100 बार तो भी पूछा होगा कि मनुष्य की पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। पित्त कहाँ से निकलता है भाई? यकृत। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत। अल्कोहल युक्त पेय के अत्यधिक सेवन से क्षति हो जाती है किसकी? यकृत की। आगे, शरीर का वह अंग जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं, वो कौन सा है? वृक्क। कौन सा है? वृक्क। आगे, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा होता है? एस्पिरिन। एस्पिरिन। कौन सा? एस्पिरिन। आगे, ऐसी औषधि कौन सी है जो दुश्चिता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? कौन सा? प्रशांतक। कौन सा है? प्रशांतक। आगे, यकृत में से कौन सा रस निकलता है भाई? पित्त रस। कौन सा निकलता है? पित्त रस। आगे, प्रोटीन का पाचन कौन करता है भाई? त्रिपासीन एंजाइम। त्रिपासीन एंजाइम। प्रोटीन का पाचन कौन करता है भाई? त्रिपासीन एंजाइम। आमाशय से आने वाला भोजन किस प्रकृति का होता है भाई? अम्लीय। आमाशय से आने वाला कौन सा? अम्लीय। आगे, आमाशय में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई? पेप्सिन। पेप्सिन नामक प्रोटीन आमाशय में पाया जाता है। आगे, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है भाई? 9 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी? 9 से 10 मीटर। 9 से 10 मीटर। मानव की वृद्धि किस आयु में रुक जाती है भाई? 25 से 30 वर्ष में। 25 या 30 वर्ष। उसके बाद मानव की वृद्धि नहीं होती। मानव हृदय का पहला सर्जिकल प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था भाई? बर्नार्ड। क्रिस्टियन बर्नार्ड ने मानव हृदय का पहला सर्जिकल प्रत्यारोपण किया था। मनुष्य की जैविक मृत्यु का अर्थ किस के ऊतकों की मृत्यु के हो जाने से हो जाता है? मनुष्य के जैविक मृत्यु का अर्थ किस के ऊतकों को मृत्यु होने के कारण होता है? वह पदार्थ जो सतह से गंदगी और ग्रीस को बाहर निकालता है कहलाता, क्या कहलाता है? अपमार्जक। पुरुषों को वाज बनाने के ऑपरेशन को क्या कहा जाता है भाई? वेजेक्टोमी कहा जाता है उसको। ओके, आगे देखेंगे।
मांसपेशियों और ग्रंथियों से संबंधित प्रश्न है। मानव शरीर के सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? Gluteus maximus. ग्लूटेटियस मैक्सिमस, कुल्ले की मांसपेशी, कुल्ले की मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी? Stapedius. स्टेपिडियस, Dias. स्टेपिडियस। सबसे मुलायम मांसपेशी कौन सी है? गर्भवती महिलाओं का गर्भाशय। सबसे मुलायम पेशी। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है भाई? 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी? 639। गर्भ में बच्चों का लिंग निर्धारण करने के गुणसूत्रों द्वारा होता है। किसके? पिता के गुणसूत्रों द्वारा। पिता के गुणसूत्रों द्वारा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से बुलाया जाता है भाई? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को। आयतन में आगे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी भाई? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि हो। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई? मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। आगे एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? पिट्यूटरी ग्रंथि में। किस में बनता है? पिट्यूटरी। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? पैनक्रियास। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियास। शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी होती है? आउटू ग्रंथि। आपने खाली ये पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, लेकिन यहाँ पे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी बताया गया है। क्यों? ये भी क्वेश्चन आया तो आपका जाना नहीं चाहिए। और शरीर के सबसे बड़े अंतःस्रावी कौन सी? तो उसका आंसर क्या है? आउटो ग्रंथि। कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है भाई? नहीं तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर प्लांट कहने दो या पावर हाउस कहने दो, उसका आंसर क्या आना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी भाई? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी होती है भाई? साइटिन। ये मानव शरीर की सबसे लंबी नस होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी ऊतक कौन सी है? न्यूरो या नर्व सेल। ये सबसे मानव शरीर के ऊतकों की संख्या कितनी होती है भाई? 75। मानव शरीर में ऊतकों की संख्या कितनी? 75। तांत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू किन कोशिकाओं का बना होता है भाई? न्यूरॉन्स और न्यूरोक्लिया। मानव शरीर में कौन सा कोशिकाएं सबसे लंबे होता है? तांत्रिका कोशिकाएं। मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं सबसे लंबी होती भाई? तांत्रिका कोशिकाएं। आगे कौन सा ऊतक शरीर में होने वाले सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है भाई? तांत्रिका ऊतक। आगे स्वस्थ एवं पोषण। भोजन आने वाली अवयव कौन सा है भाई? भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स। एथलीट को किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है भाई? कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से ही एथलीट को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन में आयरन प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। हरी सब्जियों से क्या मिलता है आपको? आयरन मिलता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है भाई? प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। आयरन के कमी के कारण क्या होता है? रक्ताल्पता। क्या होता है? रक्ताल्पता। आगे दालें किसका अच्छा ये स्रोत है भाई? प्रोटीन का। दालों से क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है भाई? राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है भाई? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। अगर आप हार्डवर्क करते हो, भागते हो सुबह सुबह, तो सबसे ज्यादा आपको क्या खाने के लिए कहा जाता है? पालक नहीं, ये खाने के लिए कहा जाता है सोयाबीन। क्यों सोयाबीन ज्यादा? क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रोटीन। क्या? प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है। आगे नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? दूध। क्या होता है? माँ का दूध सबसे आदर्श
शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है भाई? प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। आगे एंजाइम मूल रूप में क्या होते हैं भाई? प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप में क्या होते हैं? प्रोटीन। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है भाई? मैरास्मस। मैरास्मस नामक रोग उत्पन्न होता है। गुर्दे से संबंधित प्रश्न है। डायलिसिस का प्रयोग किस रोगी के लिए किया जाता है भाई? गुर्दे के रोगी के लिए। गुर्दे के रोगी के लिए डायलिसिस किया जाता है। गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर से बेकार चीजों को शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालना गुर्दे का काम होता है। मानव शरीर में गुर्दों की कुल संख्या कितनी होती है भाई? 2। किसके शरीर में 2 से ज्यादा गुर्दे है क्या? नहीं। ओके तो एक दे देना किसी को तो। ओके। डायलिसिस का प्रयोग उन रोगियों के लिए किया जाता है जिन्हें गुर्दे की समस्या होती है। जिनका 2 में से एक आधा गुर्दा गया तो उसका क्या करना पड़ता है? डायलिसिस। अब 2 भी गए तो भी। ओके। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? अपवन डायलिसिस। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है भाई? कैल्शियम ऑक्सैलेट से बनी होती है। पथरी किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सैलेट के बनी होती है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में यूरिया उत्सर्जन का कार्य करता है? गुर्दे। कौन करता है? गुर्दे। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में यूरिया के उत्सर्जन का कार्य करता है? गुर्दा। बेहोश करने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबंध यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन को प्रयोग में लाया जाता है। गुर्दे में जो पथरी होती है उसका ये करने के लिए सीटी स्कैन लाया जाता है। गुर्दे की बारीक चांदनी वाली इकाइयों को क्या नाम दिया है भाई? नेफ्रॉन। गुर्दे की बारीक चांदनी वाली इकाइयों का नाम क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। गुर्दे की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है भाई? गुर्दे में। किसमें शुद्ध होता है? गुर्दे में। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता में क्या होता है भाई? वसा की प्रचुरता होती है। हड्डियों संबंधित क्वेश्चन है भाई। देखो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हड्डी। कहाँ पे होती हो? जांघ में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? कौन सी? सबसे लंबी फीमर है। और सबसे छोटी कौन सी? कान की हड्डी। आगे नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 300 कितनी होती है? 300। और एक वयस्क मानव के शरीर में कितनी होती है? 206। 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां? 29। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी? 29। पहले ही बता दो आपको मनुष्य के खोपड़ी में कितनी? 29। मनुष्य के चेहरे पर कितनी? 8। मनुष्य के चेहरे पर 14 कितनी होती है? 14। और मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8। अस्थियों की होती है 8। मनुष्य के चेहरे पर होती है 14 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं भाई? टोटल पसलियां कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। और उनकी जोड़ियां पूछी जाएगी तो कितनी? 12। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होती है। हड्डियों तथा दांतों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। कैल्शियम तथा फास्फोरस। टिबिया नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टांग में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों होती है भाई? कैल्शियम की कमी के कारण से। रक्त समूह की खोज किसने की भाई? लेड स्टीनर। इसने रक्त समूह की खोज की। रक्त परिसंरचन की खोज किसने की थी भाई? विलियम हार्वे इसने। सर्वदाता ब्लड कौन सा है? सर्वदाता कौन सा? और सर्वग्राही कौन सा? सर्वग्राही कौन सा? स्वस्थ मानव शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। हर मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है सामान्य मानव के शरीर में। ब्लड को पीएच मान कितना होता है भाई? 7.4। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है भाई? 7% भार होता है। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है भाई? हीमोग्लोबिन के कारण।
कारण ब्लड का रंग क्या होता है? लाल। लाल होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता। क्या है उसे क्या कहते हैं? एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है भाई? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। किसका है? हीमोग्लोबिन का। आगे हीमोग्लोबिन शरीर की किस क्रिया में भाग लेता है भाई? श्वसन। किसमें लेता है? श्वसन। श्वसन में भाग लेता है। आगे हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किस गैस के लिए होती है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किस गैस के लिए होती है? ऑक्सीजन। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता भाई? हेपेरिन। हेपेरिन के कारण मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है भाई? 120 से 80। 120 से 80 mmHg। आगे मनुष्य का कौन सा अंग एक तरह से रुधिर बैंक का कार्य करता है भाई? लीहा। रुधिर बैंक का कार्य कौन सा करता है? लीहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। रक्त में कौन सी धातु? लोहा। रक्त में कौन सी धातु भाई? लोहा। आगे देखेंगे मानव शरीर का कौन सा भाग रक्त का शुद्धिकरण करता है? फेफड़े, यकृत और गुर्दा। फेफड़े, यकृत और गुर्दा। ये तीनों क्या करते हैं? मानव शरीर को रक्त शुद्धिकरण करते हैं। फेफड़े, यकृत और गुर्दा। गुर्दा को क्या कहते हैं? किडनी। आगे मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। आगे दिल का दौरा किस कारण होता है भाई? हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण। अगर एखादे अपने हृदय की तरफ जाने वाली जो नलियां रहती है उसमें अगर खून का जमा हुआ और आगे खून गया नहीं तो उसके कारण क्या होता है भाई? हृदय में रक्त आपूर्ति हो जाती है और उसके कारण क्या होता है? मालूम है ना आपको? हार्ट अटैक। आगे मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है आदिवल्क ग्रंथि द्वारा। आदिवल्क ग्रंथि द्वारा। रक्त का रुधिर क्या है भाई? संयोजी उत्तर। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? दो प्रकार के पदार्थ रक्त में पाए जाते हैं। पहला कौन सा? प्लाज्मा। दूसरा कौन सा? रुधिराणु। आगे रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ